हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। आज हम CUET 2023 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू चैप्टर समझाया हुआ है। सो अगर आप इस चैप्टर को समझना है या CUET के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इस पॉइंट्स को पढ़ के रिलाई कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट है कि इसमें इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे। इन्होंने ट्राइस विद डेस्टिनी एक स्पीच दिया था जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पेशल सेशन में दिया था। 3 चैलेंजेज नेशन बिल्डिंग था, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी और फ्यूचर डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट फॉर द एंटायर सोसाइटी। ये था उनका। फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उसके बाद फैज़ अहमद खान, ये जो थे सियालकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। एंड ही रोट एन आर्टिकल द डाउन विथ फ्रीडम। ठीक है, सो क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट द आर्टिकल डाउन विथ फ्रीडम। देन अमृता प्रीतम जो थी ये पंजाब की पोइट थी जिन्होंने लिखा था टुडे आई कॉल वारिस शाह, और उन्होंने नागमणि एक पंजाबी मैगजीन में पब्लिश किया था। पार्टीशन के साथ हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बहुत सारे लोग इधर से इंडिया से पाकिस्तान गए थे, मुस्लिम्स वगैरह, वहाँ से हिंदू और सिख इंडिया में आए थे, तो उनको रिहैबिलिटेट करने का एक करना था हमें। सो इसमें टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे इंडिया डिवाइड हो गया था इंडिया पाकिस्तान में। और इसने ये टू नेशन थ्योरी जिन्ना मुस्लिम लीग ने रखा था कि इंडिया जो है यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। सो इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड फाइनली बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी ओनली इंडिया वाज डिवाइडेड। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या हुआ था कि किस बेसिस पे हुआ था। सो प्रिंसिपल कौन सा सिद्धांत या प्रिंसिपल फॉलो किया गया था, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी किया गया था उसमें। इसमें प्रॉब्लम क्या, यानी कि जो एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी होंगे वो पाकिस्तान चला जाएगा, और जो एरिया में हिंदू मेजोरिटी में हो गया दैट विल बी इंडिया। सो प्रॉब्लम क्या था इससे कि ऐसा कोई एक जगह नहीं थी। मान लो कि हम ये मैप बनाते थे, यहाँ भी कुछ मुस्लिम थे, इवन इस पार्ट में भी मुस्लिम थे। तो इस तरह से हमने ये एक दिक्कत है। नॉट ऑल द मुस्लिम एरिया वांटेड टू गो बैक टू पाकिस्तान। सो हम देखते हैं कि ये नहीं कि सारे मुस्लिम इंडिया से, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में अब्दुल गफ्फार खान जो लीडर थे वहाँ के, वो नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। तो क्या करें, उसको टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल, नॉन मुस्लिम सर इन मेजोरिटी। तो यहाँ पे ये दो पंजाब, और हम देखते हैं पंजाब और बंगाल में नॉन मुस्लिम जो थे वो भी मेजोरिटी में थे। तो इसको क्या करें हम इसको, सो इसको हमने फाइनली बाइफरकेट किया, दो टुकड़ों में बांट दिया, और एक पार्ट जो है पाकिस्तान चला गया और दूसरा पार्ट जो है इंडिया में रह गया। और दूसरी बात है, सबसे लास्ट प्रॉब्लम ये था कि जो पार्टीशन के बाद कुछ लोग तो चले गए वहाँ पे, या वहाँ से कुछ लोग यहाँ आ गए, लेकिन इंडिया में अभी बहुत सारे माइनॉरिटी थे, मुस्लिम थे यहाँ पे, तो उनका क्या किया जाए। तो हमने सेकुलर स्टेट अडॉप्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर दी। ठीक है, हु इज नो है फ्रंटियर गांधी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान। सो हैव टू लर्न दिस। लीडर जो थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के थे, और इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था, और PSN ऑफ पाकिस्तान को भी अपोज किया था। टू ब्रिटिश प्रोविंसेस डिड नॉट नो, तो कौन सा दो ऐसे प्रोविंसेस थे जिसको पता नहीं था कि इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया में है पाकिस्तान में है। तो पंजाब है, उसको भी पता नहीं था, एंड बंगाल को भी नहीं पता था। बाद में इसको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया। वेस्ट पाकिस्तान, सो पंजाब जो था वो चला गया, और इधर कुछ पार्ट ऑफ बंगाल ऑल्सो वेंट टू पाकिस्तान दिस साइड। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ था कि सिटीज जो थे, बहुत सारे सिटीज कम्युनल जोन में बट गए थे, यानी कि ऐसा जोन कि ना हिंदू वहाँ जाना चाहते थे ना मुस्लिम इस एरिया में आना चाहते थे। तो 3 सिटी था, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये आ सकता है। ठीक है, सो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। नेक्स्ट, नो पीपल माइग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट दैट टाइम। कितने लोग थे, 80 लाख पीपल माइग्रेटेड। सो दैट इज ऑल्सो सब्सटेंशियल फिगर है। नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड जो 5 to 10 लाख है, इसको लाइन करना आपको, 5 to 10 लाख। और उसके पार्टीशन के बाद भी इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम रह गए थे। तो कितने परसेंट टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम थे, 12% थे। इंडिया एडॉप्टेड सेकुलर स्टेट टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन और equality to all religious people, so that everybody in India could feel that they are the part of Indian society and their culture has been respected. Where was Gandhi ji first on 15th August? तो कोलकाता में थे इन्होंने, नाव खोली एक जगह वहाँ पे थे। ठीक है, व्हेन वाज गांधी जी किल्ड एंड बाय हुम? तो नाथुराम गॉडसे ने मारा था गांधी जी को, असैसिनेट किया था, और 30 जनवरी 1948 को। ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली एक्शन लिया, और जो नाथुराम गॉडसे जिस ऑर्गेनाइजेशन थे दैट इज RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे,
इसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में जो देखो पैरामेंसी और सुजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन मीन्स है। अब देखो यहाँ पे हमें प्रिंसली स्टेट के बारे में थोड़ा समझना है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था, एक्चुअली ब्रिटिश जो इंडिया में रूल कर रहा था तो कुछ पार्ट जो था वो ब्रिटिश खंड में था, बाकी सारे एरिया जो थे वहाँ पे प्रिंसली स्टेट रूल करते थे, यानी कि इंडियन राजा रूल करता था। और ये सारे राजा जो थे वो ब्रिटिश को अपने सुप्रीम मानते थे, और उसी को बोलते हैं कि सुजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन या पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। हालांकि इंटरनल मैटर में वो फ्री थे टू रूल देयर ओन पीपल, उनको ऑटोनॉमी दिया गया था, लेकिन उनके ऊपर जो था ब्रिटिश था, एंड जब तक वो ब्रिटिश के पैरामाउंसी या सुजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन मानते तब तक दे विल बी अलाउड टू रूल देयर ओन स्टेट without much interference from the British rule in India. So princely state enjoys some form of control over their internal affair as long as they accepted the British supremacy, and this is called paramountcy. Princely state covered 1/3, तो ये भी याद रखना कितना 1/3 मतलब 33% जो एरिया था इंडिया का उसमें राजा रूल करते थे, इंडियन राजा। 1 out of 4 इंडियन लिव्ड अंडर द प्रिंसली स्टेट, तो 25% लोग जो थे प्रिंसली स्टेट में रहते थे। और कितने टोटल नंबर प्रिंसली स्टेट थे? 565। सो दिस यू हैव टू लर्न। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर नॉट टू ज्वाइन इंडियन एंड रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ट्रावेनकोर जो था पहला स्टेट था जिसने डिक्लेयर किया था कि मुझे इंडिया में ज्वाइन नहीं होना है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसमें एक लॉ पास किया गया था, उस लॉ का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है। और इस एक्ट में था कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के जो टेरिटरी है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इवन द प्रिंसली स्टेट विल आल्सो बिकम इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश के क्राउन के अंडर अब नहीं रह जाएंगे। और प्रिंसली स्टेट को ये फ्रीडम दिया गया था कि आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और ज्वाइन पाकिस्तान और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो कुछ स्टेट ने इसका फ़ायदा उठाया और कोशिश करने लगे कि हम आज़ाद मतलब इंडिया ना पाकिस्तान किसी में जा, कुछ चाहते थे पाकिस्तान में जाना, कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिचुएशन आया हमारे पास। लेकिन अगर हम इन डिमांड को मान लेते तो इंडिया एक यूनाइटेड नेशन नहीं बन पाता, इसलिए हमें किसी भी तरह से इन्हें इंडिया में मिलाना था, ठीक है। सो हैदराबाद जो था नेक्स्ट था, उसने ऐसा बोला कि मुझे नहीं इंडिया में ज्वाइन होना है। स्टेट ऑफ द स्टेट दैट डिड नॉट ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नवाब ऑफ भोपाल, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर पूछते हैं तो नवाब भोपाल है। गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था इन प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने का? सो इंटरिम गवर्नमेंट, आपको याद रखना है इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट जो बनाया गया था 1947 से लेकर 1952 तक पहला इलेक्शन हुआ था। सो उससे तो एक ये टेम्पररी गवर्नमेंट था जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। विच पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट हेल्ड बाई पटेल, पटेल जो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे, तो याद रखना आपको। हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन द प्रेजेंट डे उड़ीसा? सो एक उड़ीसा में उस समय 265 राजा रूल करते थे अलग अलग टेरिटरी में। सौराष्ट्र रीजन और गुजरात में 14 बिग स्टेट थे उस समय। सो ये सब शो करता है कितने सारे प्रिंसली स्टेट थे। गवर्नमेंट अप्रोच क्या था इन स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का कि उस देश के राजा ने, उस देश के पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट वांटेड टू पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे मान लो कोई हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट है, तो निज़ाम जो था वहाँ का लीडर था वो नहीं चाहता था इंडिया में ज्वाइन होना, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं तो इसलिए हम चाहते थे कि ये सारे इंडिया में ज्वाइन हो जाए। गवर्नमेंट वांटेड वुड बी फ्लेक्सिबल इन ग्रांटिंग ऑटोनॉमी, और गवर्नमेंट ने बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हें ऑटोनॉमी देंगे, इंटरनल फ्रीडम देंगे, हम उतना स्ट्रिक्ट आपके ऊपर रूल नहीं करेंगे। और अगर और दूसरी बात है कि क्रिएट इंडिया नेशन, हमने ये भी बोला था कि हम जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको एकोमोडेट करेंगे। सो देयर विल बी नो डेंजर टू द डिफरेंट माइनॉरिटी कल्चर ग्रुप इन इंडिया। सो क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता था कि जो भी प्रिंसली इंडिया का पार्ट बनता था उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था। उस एग्रीमेंट को, डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ विच स्टेट बिकम मोर डिफिकल्ट? तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ठीक है। जूनागढ़ जो था इंडिया में मिल गया क्योंकि वहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ। प्लेबिसाइड मतलब एक तरह से लोगों से पूछा गया और लोगों ने बोला कि नहीं हमें इंडिया में ज्वाइन होना, तो हमने जूनागढ़ इंडिया में ज्वाइन हो गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्रिंसली स्टेट, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी, हैदराबाद था, ठीक है। निज़ाम जो वहाँ का राजा को बोलते हैं हम, और उसने जैसे ही आज़ादी हुआ तो हम उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे
1 साल की टाइम चाहिए हमें, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। उसके बीच ना मैं कोई एक्शन लूँगा, ना इंडियन गवर्नमेंट मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगा। एंड दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। विच पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस वर इन फोर फ्रंट अगेंस्ट निज़ाम। एक हैदराबाद कांग्रेस था और कम्युनिस्ट पार्टी, ये चाहते थे कि हैदराबाद इंडिया में मिल जाए, और इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हु वर राजा करास। राजा करास कौन थे? ये पैरामिलिट्री फोर्स निज़ाम के थे, निज़ाम के आर्मी बोलते थे, मोस्टली मुस्लिम थे इन लोग। हैदराबाद बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन ऑन सितंबर 1948, सो रिमेंबर इट। मणिपुर जो था एक ये स्टेट था जो कि इंडिया में ज्वाइन होना नहीं चाहता था। विच प्रिंसली स्टेट साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही मणिपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन के लिए था, इंडिया का पार्ट बनने के मतलब डिक्लेयर कर दिया कि वो बन जाएगा। वहाँ का महाराजा कौन थे? बुद्ध चंद्र सिंह, ठीक है, सो याद रखना आप इसको। द स्टेट इन इंडिया दैट बिकम फर्स्ट टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सो मणिपुर था। ऐसा पहला स्टेट इंडिया में जहाँ पे कि पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन हुआ था, तो मणिपुर था, ठीक है। मणिपुर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया 1949 सितंबर में। इन विच सेशन कांग्रेस लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज एज ए बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नागपुर सेशन में था कि हम इंडिया में जब बाद में स्टेट बनाएंगे तो लैंग्वेज के बेसिस बनाया जाएगा। सो ये पहले ही हमने डिक्लेयर कर रखा था, हमारे नेशनल लीडरों ने डिक्लेयर कर रखा था। कार्विंग ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज प्रोपाउंडेड ड्यू टू वाज पोस्टपोन्डेड। देखो हमने ये तो बोला था कि हम स्टेट बनाएंगे लैंग्वेज भी, लेकिन हमने शुरू में पोस्टपोन कर दिया इसको। कुछ डर था हमें लग रहा था कि ऑलरेडी धर्म के नाम पे डिसइंटीग्रेट हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो लैंग्वेज का बेसिस हम क्रिएट करते हैं तो लैंग्वेज भी कैन बिकम ए पॉइंट ऑफ आस डिमांडिंग सेपरेट स्टेट। उसके बाद उस समय बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, तो हमें लगा कि उस समय तो इसलिए हमने उस पर ज़्यादा फोकस किया ना कि स्टेट क्रिएट करने में। उसके बाद फेट ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वाज नॉट डिसाइडेड, और सारे प्रिंसिपल अभी डिसाइड नहीं कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए हमने उसको थोड़े दिन के लिए ये किया। और मेमोरी ऑफ पार्टीशन अभी भी फ्रेश था, तो हमें लग रहा था कि अगर हम धर्म के नाम पे तो बढ़ चुके हैं, शायद हम लैंग्वेज के नाम पे भी बढ़ जाएँ। विशाल आंध्रा मूवमेंट जो था सेपरेट आंध्रा का डिमांड कर रहा था मद्रास से। आंध्रा लीडर जो थे 56 डेज तक जो थे सीताराम आलू जो थे 56 डेज तक फास्ट किए और फिर मर जाते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में बहुत सीवियर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, और फिर गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट बनाना पड़ता है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था 1953 में। फिर बाकी स्टेट डिमांड करने लगे, तो हम इंडियन गवर्नमेंट ने एक SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 53 में, और उस बाद में इसी रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था। तो एक्ट पूछते हैं तो 56 लिखना है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप हुआ था? तो 1953 में। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने 14 स्टेट बनाया था और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया था। एंड इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।